रेंट लॉज इन पाकिस्तान। अच्छा, आप सबने अपने लॉ के दौर में जब आप लॉ कर रहे थे रेंट लॉज पढ़ा होगा, यकीनन सबने पढ़ा होगा। एक फ्रेज आपने पढ़ी होगी, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। क्या मतलब है इसका? क्या इसका यह मतलब है कि जो एक दफा टेनेंट बन गया है वो हमेशा टेनेंट ही रहेगा? क्या मतलब है, कोई बता सकते हैं आप में से? इसका मतलब ये है कि वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट, मतलब कि he will always remain as a tenant. He will never step into the shoes of the landlord. यानी जो लैंडलॉर्ड का स्टेटस है वो कभी भी टेनेंट अटेन नहीं कर सकता। तो वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। अच्छा, आपको पता है पंजाब में इस वक्त कौन कौन से रेंट लॉज हैं? और इसके अलावा क्या पंजाब में रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के अलावा कोई और लॉ जो खास किस्म की जुरिस्डिक्शन में अप्लाई होता हो? कौन सा है? यस, एक तो है द पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 और दूसरा है कैंटोनमेंट रेंट रेस्ट्रिक्शंस एक्ट 1963। अब लाहौर में भी अगर देखा जाए, अगर कैंटोनमेंट एरियाज वहां पर अगर किसी भी किस्म का कोई टेनेंसी का डिस्प्यूट होता है लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का, तो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूट हुए रेंट ट्रिब्यूनल में नहीं आएगा। जैसे यहां पर सिविल कोर्ट में स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल बैठते हैं, वो स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कहां से आए? वो रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट की वजह से कॉन्स्टिट्यूट हुआ वो ट्रिब्यूनल। तो जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं वो यहां पर नहीं आते, उनके रेंट कंट्रोलर्स कैंटोनमेंट एरियाज के अलग होते हैं, उनकी लिटिगेशन भी अलग होती है, उनका प्रोसीजर भी यहां से डिफरेंट है। तो पहले हम देख लेते हैं पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। अच्छा, अगर किसी भी स्टेच्यूट का मकसद देखना हो कि स्टेच्यूट को बनाने का मकसद क्या है, तो कहां से पता चल सकता है? प्रियम्बल से। तो इसका भी हम सबसे पहले प्रियम्बल ही देखते हैं कि प्रियम्बल क्या कहता है। प्रियम्बल कहता है कि पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का ऑब्जेक्ट और पर्पस है वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट। क्या मतलब एक्सपीडियंट का? एक्सपीडियंट का मतलब क्या है? टू एक्सपीडाइट, जरूरत है कि मामला को तेजी के साथ करने के लिए, डिले ना हो। Whereas it is expedient to regulate the relationship of landlord and tenant. क्योंकि रिलेशनशिप यानी ताल्लुकात, किसके ताल्लुकात? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के ताल्लुकात को रेगुलेट करना और एक्सपीडाइट करने की जरूरत है। टू प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अगर उनका किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है तो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जरूरत है ना, तो वो जो उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की जरूरत है वो कैसे जरूरत पूरी होगी? रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत, इन एन एक्सपीडिशियस वे। एक्सपीडिशियस का क्या मतलब? तेजी के साथ, यानी उसमें टाइम की बचत होनी चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एंड कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव ताकि जो लिटिगेंट है उसका खर्चा कम से कम हो। एंड फॉर कनेक्टेड मैटर्स। अब यहां पर दो चीजें हैं किन चीज को रेगुलेट करने के लिए? सबसे पहले टू रेगुलेट द रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। नंबर 1 कि उनका जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करना है। दूसरा, उनका अगर डिस्प्यूट अराइज हो जाता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। और तीसरा, कनेक्टेड मैटर्स। अच्छा, ये अगर मैं आपसे ये पूछूं कि प्रियम्बल में रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट का जो स्कोप है वो नैरो है कि वाइडर है? अच्छा, नैरो की आवाज आई है मुझे, नैरो की आवाज आई है। आपने नैरो कहा, क्यों? नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे। पंजाब में तो है। अब पंजाब में इसका स्कोप नैरो है कि वाइडर है? मैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रहा। अच्छा, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जिसने इसका स्कोप वाइडर कर दिया?
यस, कनेक्टेड मैटर्स। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि भाई रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करना है, चले भाई ठीक है। रिलेशनशिप का डिस्प्यूट यानी अगर एक टेनेंट कहता है भाई मैं तो इसका टेनेंट हुई नहीं लैंडलॉर्ड का, अब रिलेशनशिप का डिस्प्यूट आ गया ना, अब वो रिलेशनशिप का डिस्प्यूट कौन देखेगा? रेंटल प्रेमिसेस एक्ट देखेगा। फिर उन्होंने कहा कि कोई भी डिस्प्यूट राइज हो जाए, अब कनेक्टेड मैटर्स लिखकर उन्होंने कहा कि जहां पर लैंडलॉर्ड और टेनेंट की बात आ जाए, इनके आपस के जितने भी मामलात हैं, हर तरह के मैटर्स कौन गवर्न करेगा? रेंटल प्रेमिसेस एक्ट। तो इस वजह से इसका स्कोप काफी वाइडर है। आगे चलते हैं डेफिनेशन की। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हम रेंट लॉ पढ़ना चाह रहे हैं तो सबसे पहले किसकी डेफिनेशन देखनी चाहिए? लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन कि लैंडलॉर्ड है कौन, फिर लैंडलॉर्ड के साथ देखेंगे कि टेनेंट कौन है। अब डेफिनेशन ऑफ लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड मीन्स, अब स्टेट्यूट पढ़ते हुए दो तीन चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब मीन्स का मतलब आए तो स्टेट्यूट क्या कहना चाहता है, जब इंक्लूड्स का मतलब आए तो स्टेट्यूट क्या कहना चाहता है। अब जैसे पिछला एक लेक्चर हुआ था, वो मैंने ही डिलीवर किया था, डॉक्यूमेंट्स टू बी नेक्स्ट विद प्लेन, उसमें ऑर्डर 6 रूल 1 की मैंने बात की थी, जिसमें कहा था प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेन एंड रिटन स्टेटमेंट। क्या मतलब? इसका क्या यह मतलब है कि प्लीडिंग्स का मफहूम प्लेन और रिटन स्टेटमेंट भी है, या इसका मफहूम प्लेन और रिटन स्टेटमेंट ही है? शैल मीन का मतलब है कि यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अगर इंक्लूड का वर्ड आ जाए तो फिर कहा जाता है कि ये भी है और इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब लैंडलॉर्ड मीन्स द ओनर ऑफ अ प्रेमिसेस। अब इसका मतलब है कि अगर कोई शख्स ओनर है और प्रॉपर्टी किराए पर दी है तो वो शख्स तो लाजमी है। क्या है लाजमी? वो लैंडलॉर्ड है, वो शख्स तो लाजमी लैंडलॉर्ड है। अगर कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी गई है और उस प्रॉपर्टी का जो असल मालिक है वो लैंडलॉर्ड है। अब यहां इस डेफिनेशन को इस हद तक पढ़कर ये चीज क्या समझ में आती है कि इसका मतलब है कि ओनर के अलावा कोई और शख्स भी लैंडलॉर्ड हो सकता है। ओनर है वो तो लैंडलॉर्ड है ही, लेकिन इसका मतलब है उस लैंडलॉर्ड के अलावा कोई और लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। तो वो डेफिनेशन आगे बताती है वो लैंडलॉर्ड कौन है। एंड इंक्लूड्स अ पर्सन, कौन? फॉर द टाइम भी, एक ऐसा शख्स जो वक्ती तौर पर एंटाइटल्ड है। किस चीज? एंटाइटल्ड समझते हैं? हक रखता है, इस्तेकाक है उसका, और ऑथोराइज्ड, किसी वजह से उसकी एंटाइटलमेंट है, इस्तेकाक है, हक है और ऑथराइज्ड, या फिर उसको अथॉरिटी दे दी गई है। अच्छा, अथॉरिटी अगर दी गई हो तो किसकी तरफ से दी जाती है? लैंडलॉर्ड की तरफ से उसको अथॉरिटी दी गई है। किस चीज की अथॉरिटी दी गई है? टू रिसीव रेंट, कि वो उसके बिहाफ पर रेंट रिसीव करे। तो ये लैंडलॉर्ड की डेफिनेशन है कि एक तो वो शख्स जो प्रॉपर्टी का मालिक है वो लैंडलॉर्ड है, उसके अलावा वो शख्स जो एंटाइटल्ड है या ऑथराइज है। एंटाइटलमेंट एंड ऑथराइजेशन किस चीज की? टू रिसीव रेंट फॉर द टाइम बीइंग, दैट पर्सन इज कॉल्ड लैंडलॉर्ड। आगे देखते हैं, ये क्लियर है डेफिनेशन। फिर डेफिनेशन देखते हैं टेनेंट की। टेनेंट की डेफिनेशन भी मिलती जुलती है, लेकिन उसमें थोड़ी सी और बातें भी ऐड कर दी है। लैंडलॉर्ड, टेनेंट मीन्स अ पर्सन हु अंडरटेक्स और इज बाउंड, वो वादा करता है, अंडरटेकिंग देता है कि भाई मैं करूंगा, या बाउंड या पाबंद है, वो कहता है मैं या तो अंडरटेकिंग देता हूं कि मैं ये काम करूंगा, या फिर वो पाबंद है एक काम करने के लिए। और वो काम क्या है? टू पे रेंट एज कंसिडरेशन फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रेमिसेस, कि अगर वो किसी प्रेमिसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है तो या तो वो पाबंद होता है या फिर वो अंडरटेकिंग देता है किस चीज की? कि मैं इसका रेंट पे करूंगा। अच्छा, वो जो ऑक्यूपेशन है क्या वो सिर्फ और सिर्फ उसके अपने पास ही होनी चाहिए? क्या ख्याल है? होना तो ऐसे ही चाहिए ना। इधर देखिए, अभी उधर ना देखिए, कॉमन सेंस यूज करके इसका जवाब ढूंढते हैं। एक शख्स है, वो टेनेंट है और वो प्रॉपर्टी का रेंट दे रहा है,
क्या ये जरूरी है कि वो खुद प्रॉपर्टी में बैठा हो? नहीं। लेकिन अगर वो खुद प्रॉपर्टी में बैठा है तो फिर भी देगा। उसके लिए ये है ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रेमिसेस बाय हिम, या तो वो खुद बैठा हो, ऑक्यूपाई कर रहा हो और वो टेनेंट है, वो रेंट देगा, या फिर और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ, या फिर उसके ब्याह पर कोई और शख्स भी अगर, अब उसके ब्याह पर कोई और शख्स कौन हो सकता है? अगर उसके चिल्ड्रन बैठे हुए हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि हस्बैंड मुल्क से बाहर है, उसकी फैमिली, रेंट एग्रीमेंट हो सकता है हस्बैंड ने एग्जीक्यूट किया हो, तो लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि मिस्टर मोहम्मद अली, मैंने तो आपके साथ रेंट एग्रीमेंट किया था, आप मुल्क से बाहर चले गए और आपने बीवी बच्चे बैठा लिए, तो वो अब आप छोड़े इसको, नहीं। तो वो भी टेनेंट है इस पर्पस के लिए। अच्छा, फिर आगे आ गया इंक्लूड्स। जी आगे आ रहा है, ठहरो जरा, तो इसका जवाब अभी मिलता है आपको। अ पर्सन हु कंटिन्यूज टू बी, अच्छा ये जो आपने बात की इसमें रेस्ट्रिक्शन भी होती है, ये हमने डिस्कस करना है अभी सारा कुछ। A person who continues to be in occupation of the premises after the termination of his tenancy for the purpose of a proceeding under this act. अच्छा, इस सेंटेंस को समझाने के लिए एक प्रपोजिशन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। एक शख्स ने 11 महीने के लिए कोई रेंटेड प्रेमिसेस ऑक्युपाई कर ली, 11 महीने का टाइम गुजर गया, अब लैंडलॉर्ड उसके पास गया, उसने कहा कि भाई 11 महीने का टाइम गुजर गया है, अब आप यहां से उठिए। तो वो कहता है कि रेंट एग्रीमेंट तो 11 महीने के लिए लिखा था, 11 महीने का टाइम तो गुजर चुका है, तो मैं तो अब टेनेंट नहीं रहा, क्योंकि टेनेंसी 11 महीने के लिए थी। तो क्या उसकी ये प्ली ठीक है? क्या वो ये प्ली ले सकता है? अगर इन केस अगर लैंडलॉर्ड उसको कहे कि तुम 11 महीने के लिए यहाँ पर बैठे थे, 11 महीने खत्म हो गए हैं, मैं तुम्हारे खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करने लगा हूं। इजेक्टमेंट पिटीशन समझते हैं? बेदखली की दरखास्त, उसको उठाकर निकलवाने के लिए थ्रू कोर्ट। तो वो आगे से जवाब देता है, लोग है कि जजमेंट पिटीशन, मैं तो 11 महीने के लिए टेनेंट था, अब मैं टेनेंट नहीं हूं, रेंट कंट्रोलर के पास आप नहीं जा सकते। तो ये जो प्ली है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि लॉ ने कह दिया है कि वो शख्स जो एक दफा टेनेंट के तौर पर बैठ गया और जिस टेनेंसी एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंस में वो बैठा था, अगर वो टर्मिनेट हो जाए, एक्सपायर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तब भी टेनेंट थे, तुम अब भी टेनेंट हो। वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। एक तो ये टेनेंट की डेफिनेशन होगी। तीसरी, लीगल एयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट हु कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस। अब लैंडलॉर्ड ने मिस्टर ए को प्रॉपर्टी रेंट पर दी, रेंट एग्रीमेंट मिस्टर ए का था, मिस्टर ए की डेथ हो गई, बीओसी उसके बच्चे हैं, लैंडलॉर्ड जाता है किराए के लिए, तो बीओसी कहते हैं कि भाई आपने तो हमारे मरहूम वालिद के साथ एग्रीमेंट किया था, वो गए, एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, तो हम तो अब आपके टेनेंट नहीं है, हमने आपको किराया नहीं देना, या तो आप हमारे साथ नया एग्रीमेंट करें। क्या ऐसी सूरत हाल में उन लीगल एयर्स की, मिस्टर ए के लीगल एयर्स की ये प्ली मुनासिब है? नहीं मुनासिब, वो भी टेनेंट है, क्योंकि वो टेनेंट के लीगल एयर्स। अगर डेथ, ये है डेथ की सूरत हाल। अब आपका जवाब आने लगा है, अ सब टेनेंट who is in possession of the premises or part thereof with the written consent of the landlord। आप सब टेनेंसी समझते हैं? सब मेरा ख्याल सब नहीं समझते होंगे। इसको उर्दू में बताएं क्या कहते हैं। एक मिनट, मुबशर हुसैन आप खड़ा करें। मुबशर हुसैन, सब टेनेंट, मैंने आज टेंडर शीट सामने रखी हुई है, क्या होता है सब टेनेंट? सानवी टेनेंट, ये वर्ड कहां से सुना है? नहीं, ये सानवी नहीं है। शाहिद, नहीं शाहिद नहीं, तलहा बाबर नहीं पता। इसको कहते हैं शिकमी किरायादारी। शिकमी किरायादारी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये रूम ऑक्युपाई कर ली है बतौर टेनेंट, मैं वो एक कॉर्नर अलग कर लेता हूं
और उसमें माजिद को कहता हूं कि माजिद आप क्योंकि अटेंडेंस बहुत अच्छी लगाते हैं तो मैं आपको ना वो कमरा दे रहा हूं बतौर सब टेनेंट। अच्छा, पहला क्वेश्चन, क्या मैं माजिद को सब टेनेंट के तौर पर उस कमरे में बैठा सकता हूं? सब टेनेंट का वर्ड तो लॉ कह रहा है, मैं बढ़ा सकता हूं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है। वो रेस्ट्रिक्शन क्या है? विद द रिटन परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड। तो अगर लैंडलॉर्ड से तहरीरी इजाजत मैंने ले ली है तो फिर मैं माजिद को सब टेनेंट के तौर पर उस कमरे में बढ़ा सकता हूं। अब माजिद सब टेनेंट के तौर पर उस कमरे में बैठ गए और कल को कोई इशू राइज हो गया, माजिद साहब को जगह छोड़ नहीं रही, लैंडलॉर्ड क्या करेगा? मुझे कहेगा मैं भी ये जगह छोड़कर चला गया, माजिद साहब को कमरा नहीं छोड़, कहते मुझे बस सर ने दे दिया, मैं तो नहीं चाहूंगा। अब लैंडलॉर्ड क्या करे? लैंडलॉर्ड मेरे खिलाफ जाएगा ना, लैंडलॉर्ड मेरे खिलाफ जाएगा, वो तो टेनेंट नहीं है। यस, इस लास्ट प्रोविजन के तहत इनका स्टेटस भी टेनेंट का ही है। तो अगर मैं उस जगह से छोड़कर भी चला जाता हूं, मेरा ताल्लुक भी खत्म हो गया, तो वो लैंडलॉर्ड इनके खिलाफ भी इजेक्टमेंट पिटीशन या जो भी एक्शन लेना चाहता हो, रेंट वसूल करना चाहता हो, वो कर सकते हैं। तो ये दो डेफिनेशन आ गई, लैंडलॉर्ड की और टेनेंट की। दोनों क्लियर है? आगे चलें। हाँ, तो परमिशन के साथ दे दें, परमिशन की जरूरत है। अगर आपका लैंडलॉर्ड राजी है, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? फिर तो किसी को कोई इतराज नहीं है। ठीक है जी। यस, अगर तो सबलेट कर दिया परमिशन के बगैर, तो वो जो टेनेंट, अब देखिए उस टेनेंट, वो जो सब टेनेंट है ना, अब हम उसको कहेंगे क्योंकि परमिशन के बगैर तो वो नहीं बैठा, तो मेन टेनेंट के खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर फाइल हो सकती है अगर वो रेगुलरली किराया भी देता हो। अब इनकी प्रपोजिशन समझ आई आपको? इन्होंने कहा है कि जी पूरा कमरा दे दिया और बगैर इजाजत के दे दिया, तो अब उस टेनेंट के खिलाफ क्या किया जाए? अब लैंडलॉर्ड को बेशक वो टेनेंट महीने का 50,000 का जो किराया रेगुलरली पे कर रहा हो, लेकिन टेनेंट लैंडलॉर्ड ये कहेगा कि भाई मैंने आपको इजाजत नहीं दी थी, इसका मतलब है कि आप वायोलेशन कर रहे हैं एग्रीमेंट की। अगर वायोलेशन आप एग्रीमेंट की कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे टेनेंट हैं, आप किराया वक्त पर देते हैं, आप नुसेंस नहीं करते, इन सारी चीजों के बावजूद आपके खिलाफ सिर्फ इसी ग्राउंड के ऊपर इजेक्टमेंट पिटीशन रेंट ट्रिब्यूनल में फाइल की जा सकती है। दिस इज मैटर ऑफ एविडेंस, इसमें कमीशन भी पार्ट हो सकती है। चले, क्रिएशन ऑफ टेनेंसी अब देखते हैं, पहले आ गया। अच्छा जी, इसी इन्हीं पॉइंट से मुतालिक सवाल पूछिएगा। हाँ, ठीक है। देखिए, बाउंड का मतलब ये होता है कि अगर अंडरटेकिंग से मुराद तो यह है कि वो शख्स खुद कहता है कि मैं अंडरटेक करता हूं और मैं इसका किराया दूंगा, कंसेंट बिल्कुल आ गया। बाउंड में अगर फॉर एग्जांपल उसने अंडरटेकिंग नहीं दी, कोर्ट ने उसको कह दिया है कि भाई तुम किराया दोगे, तो ही इज बाउंड। जैसे इसके अंदर हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि प्रोविजन है जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर करना है कि जितना भी किराया है वो टेनेंट देता रहेगा। अब टेनेंट इनकारी है किराया देने से, या ना भी इनकारी हो, वो अंडरटेकिंग नहीं दे रहा, लेकिन वो बाउंड जरूर हो रहा है। तो ये सारे सिनेरियो को कवर करने के लिए उन्होंने अंडरटेकिंग का वर्ड भी मेंशन कर दिया और बाउंड का वर्ड भी मेंशन कर दिया। एक मिनट, इसमें फिर हम डेफिनेशन की तरफ वापस चले जाते हैं। आपने ये क्लॉज 2 की बात कर रहे हैं, लीगल एयर्स ऑफ अ टेनेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द टेनेंट हु कंटिन्यू टू बी इन ऑक्यूपेशन ऑफ द प्रेमिसेस। अब आपने कहा कि कोई और शख्स, देखिए इन्होंने स्पेसिफिकली इसको इसलिए मेंशन किया क्योंकि लीगल एयर्स की तरफ से कोई उल्टी सीधी प्ली ना आ जाए कि हम तो लीगल एयर्स हैं, हमारे साथ तो किया नहीं है, इसलिए उन्होंने ये लिख दिया। आपका जो जवाब है वो इससे ऊपर आ चुका हुआ है।
इससे ऊपर आ चुका है, बताएं, कोई बता सकता है कहां है? आपके सामने स्लाइड ओपन है। फॉर द ऑक्यूपेशन ऑफ अ प्रेमिसेस बाय हिम और बाय एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ। देखिए अब ये तो आप अब टॉपिक से बिल्कुल ही हटना चाह रहे हैं। मेरी मेरी बात सुने, इसमें जो हमारे यहाँ प्रिवेल्ड सिविल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, फिगर के मुताबिक जो भी है वही प्रिवेल करेगा। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूं, उस दिन हमने, मेरा जो लेक्चर था उसमें मैंने एक लिस्ट का जिक्र किया था। वो लिस्ट कौन सी थी? लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स। ये लिस्ट ऑफ लीगल एयर्स देने का यही मकसद होता है कि अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये इशू ना राइज हो जाए कि पता नहीं इसके वारसान कौन कौन है। तो कोर्ट को पहले से ही पता हो कि ये फौत हो चुका है, अब यही लोग आएंगे बतौर वारसा। नहीं पूछे? नहीं, ये इनडायरेक्ट वाली तो बात ही नहीं है। देखिए स्टैट्यूट तो बड़ा क्लियर है, उसने तो डायरेक्ट कह दिया कि आप तो है ही टेनेंट, जो बैठा है लीगल एयर उसके बिहाफ पर वो टेनेंट है। लीगल एयर नहीं बन रहे, टेनेंट उसके लीगल एयर टेनेंट बन रहे। हाँ हाँ, अभी नहीं क्लियर हुआ तो क्लियर हो गया। चल चल ठीक है, आगे चले। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोई भी रेंट लॉ है, इसको हम कुछ हिस्सों में डिवाइड करें तो कितने हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं? एक ऐसे ही कोई जो तुक्का शुक्का जेन में आ गए, 4 हिस्सों में। चले, कुछ तो बोला। नंबर 1 लैंडलॉर्ड, वेरी गुड। नंबर 2 टेनेंट, वेरी गुड। नहीं, लीगल एयर्स के मुताबिक इतनी डिटेल नहीं है, इतना ही कह देना काफी है कि वो टेनेंट है। सब टेनेंट भी बताने की जरूरत नहीं, इतना बता देना काफी है। चले देखते हैं क्या है रिव्यू ऑफ एक्ट। पहला है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, पहला पार्ट। चैप्टर 2 है जो डील करता है कि टेनेंसी कैसे क्रिएट होगी। चैप्टर 2 है ऑब्लिगेशंस। चैप्टर 3 सेकंड पार्ट, ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। पहला तो है कि टेनेंसी कैसे क्रिएट होगी, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। दूसरा पार्ट है पार्टीज, कितनी पार्टीज होती है, कौन कौन सी? एक लैंडलॉर्ड है और एक टेनेंट है। इनके राइट्स क्या है, इनके ऑब्लिगेशंस क्या है। एक का राइट, एक की ड्यूटी, दूसरे से ये डील करेगा। और साथ ही कि अगर टेनेंट को प्रॉपर्टी से, रेंटेड प्रेमिसेस से एविक्ट करवाना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर, जजेस, जो स्पेशल जज। अच्छा, इसमें आपको पता है रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट के तहत रेंट कंट्रोलर नहीं होता, नहीं होता रेंट कंट्रोलर, ट्रिब्यूनल बनता है। और उसके जो मेंबर जो भी होगा उसको कहा जाता है स्पेशल जज रेंट। चलिए अब हम पहले पार्ट की तरफ चलते हैं जो कहता है क्रिएशन ऑफ टेनेंसी, कि टेनेंसी क्रिएट कैसे होगी। अब ये एक मैंडेटरी प्रोविजन है जिसको फॉलो करना जरूरी है। क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि शैल का वर्ड, अ लैंडलॉर्ड शैल नॉट let out a premises without a tenancy agreement। सेक्शन 5 ने कह दिया कि अगर कोई लैंडलॉर्ड अपनी रेंटेड प्रेमिसेस, किसी भी प्रेमिसेस के ऊपर किसी को बतौर टेनेंट बैठाना चाह रहा है तो वो टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर नहीं बैठाएगा। अब एक एग्रीमेंट क्या होता है? एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। कॉन्ट्रैक्ट कितनी किस्म के होते हैं, कौन कौन से? नहीं, वॉइड वो वाली नहीं, वैलिड भी नहीं। चलिए कॉन्ट्रैक्ट कितने फॉर्म के होते हैं? अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो एग्रीमेंट हो सकता है, एनफोर्सेबल नहीं है लिहाजा। अब ये बताएं कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? यस, रिटर्न भी हो सकता है और ऑनर भी हो सकता है। यहां पर इन्होंने कहा कि विदाउट अ टेनेंसी एग्रीमेंट, किस चीज पर ये फोकस करना चाह रहे हैं?
ये बेसिकली चाह रहे हैं कि आप कोई एग्रीमेंट बनाए तो उसको रिटर्न फॉर्म में लेकर आए। शेल मैंडेटरी प्रोविजन, इसका मतलब है कि कुछ सख्ती भी होगी अगर वो रिटर्न में नहीं होगा, वो सख्ती हम आगे जाकर देखते हैं। अब एक बात तो क्लियर होगी सेक्शन 5 के मुताबिक कि अगर लैंडलॉर्ड ने टेनेंट बैठाना है तो रिटर्न एग्रीमेंट करके बैठाना है। फिर इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि रिटर्न एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए, उसके अंदर लिखा क्या होना चाहिए, उसके कंटेंट्स क्या होना चाहिए, वो देख लेते हैं। सेक्शन 6 कहता है कंटेंट्स ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट। सबसे पहले पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज। पर्टिकुलर्स ऑफ द पार्टीज से मुराद दोनों पार्टीज की डिटेल। पर्टिकुलर्स में क्या क्या कुछ हो सकता है? नंबर 1 नाम, नंबर 2 फादर्स नेम, नंबर 3 वल्दियत, आईडी कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना चाहे, जितनी डिटेल्स जो आप परमानेंट एड्रेस जो आप प्लेन में लिखते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेंटिफ एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफेंडेंट, वही सारी की सारी डिटेल्स और एक आप और चीज ऐड करके नाम, वल्दियत, कौम, सकून, उसके रेजिडेंसी, उसका CNIC नंबर, मोबाइल नंबर भी लिखना चाहते हैं वो भी दे देंगे ताकि घर को कोई प्रॉब्लम ना राइज हो। नंबर 1 तो ये आ गया। फिर आगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेमिसेस। प्रेमिसेस कौन सी? रेंटेड प्रेमिसेस, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी है? मसलन परकबा, एक कनाल, कहां वाक़या है, गली नंबर फलाना, स्ट्रीट नंबर इतनी, कौन सी स्टोरी दे रहे हैं, ऊपर वाली नीचे वाली, उसके अंदर क्या क्या कुछ है, 3 कमरे हैं, एक ड्राइंग रूम है, ये सारा। अच्छा एक चीज हम लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, वो मिस नहीं करनी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी एग्रीमेंट में वो चीज मिस नहीं करनी। डायरेक्शंस, शुमाल, जनूब, मशरिक, मगरिब, बताएं इसके शुमाल में क्या है, इसके जनूब में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, आगे पीछे। ये खास तौर पर रेंट के केसेस में क्यों जरूरी है? वो इसलिए कि कल को अगर आपने इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की है और वो इजेक्टमेंट पिटीशन एक्सेप्ट हो जाती है तो बैलेंस जाएगा कोर्ट की तरफ से कब्जा दिलवाने के लिए उनको, ताकि वो प्रॉपर्टी लोकेट करने में कोई दिक्कत पेश ना आए। फिर आगे टेन्योर। टेन्योर से क्या होगा? कितने अरसे के लिए है? 1 साल के लिए है, 11 महीने के लिए है, 20 महीने के लिए है। आपने कोई रेंट एग्रीमेंट कभी देखा? कोई अपने नजरों से गुजरा हो रेंट एग्रीमेंट? कितनी देर के लिए था? 11 माह के लिए। क्यों? चले अभी वो आगे उसको डिस्कस करते हैं कि क्यों 11 महीने के लिए लिखता है, किसी चीज से बचना चाह रहे होते जी। 20%। देखिए 11 माह के बाद अगर आप बढ़ाना चाहें तो आपकी आपस की अंडरस्टैंडिंग है। रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट नहीं कहता 10% बढ़ाओ, 15% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, आप मिलकर 5% लिख दें जो आपको, या मार्केट में जो चल रहा है वो 10 भी चलता है, 20 भी चलता है, वो तो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। इस पर हम वापस आएंगे। फिर आ गया रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ एनाउंसमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट। अब यहां पर यह कह दिया कि किराया कितना है ये लिख दो, कितना बढ़ाना चाहते हो 1 साल के बाद, 11 महीने के बाद, ये लिख दो। लेकिन लॉ ने ये डिफाइन नहीं किया कि हर साल 15% बढ़ेगा, हर साल 20% बढ़ेगा। लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बैठ के रेंट एग्रीमेंट लिख रहे थे, टेनेंसी एग्रीमेंट। टेनेंट ने कहा कि मैं 1 साल के बाद 5% बढ़ाऊंगा, लैंडलॉर्ड ने कहा कि नहीं मैं तो 10% बढ़ाना चाहता हूँ। उन दोनों ने आपस में बैठकर 1% कर लिया, किसी को कोई इतराज नहीं है। फिर आ गया मोड ऑफ पेमेंट कि टेनेंट ने हर महीने रेंट कैसे अदा करना है, क्या कैश में अदा करना है, क्या बैंक के जरिए अदा करना है। अगर बैंक के जरिए अदा करना है तो फिर उसका क्या होना चाहिए, लैंडलॉर्ड का बैंक अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दें उसमें, ताकि कल को इसके ऊपर कोई एम्बिग्युइटी ना अराइज हो जाए। फिर आ गया पर्पस फॉर विच प्रेमिसेस वाज ऑब्टेन्ड, किस मकसद के लिए है, रिहायशी मकसद के लिए है या कमर्शियल मकसद के लिए, आपने स्कूल बनाना है, कॉलेज बनाना है, बार वोकेशनल कोर्स करवाना है, लॉ चैनल बनाना है, जो भी। फिर अगर कोई सिक्योरिटी है, कोई एडवांस्ड अमाउंट है, जो कुछ भी है, सारी की सारी डिटेल्स आप रेंट एग्रीमेंट में लिख दें। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये लिखना जरूरी है जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल फाइल हो सकती है। अगर दारुल कोर्स के लिए लिया था ये कमरा और मैंने अपनी जाती कर्मी खोल ली अगर, तो राना इंजाद साहब मेरे खिलाफ चेक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्पज के लिए। खैर ये इसका मतलब ये नहीं कि रेंट पर लिया गया, जैसे मिसाल दिया। चलिए सेक्शन 5। हाँ, ये जो पगड़ी है ना, ये अब ज्यादातर पगड़ी के ऊपर काम नहीं होता, ये पहले होता था। अब ज्यादातर क्या होता है, वो यही होता है कि या तो एडवांस दिया जाता है या सिक्योरिटी दी जाती है। अब एडवांस और सिक्योरिटी में फर्क है। एडवांस क्या होता है? एडवांस होता है कि जी 2-3 महीने का रेंट आपको एडवांस में दे दिया गया है। और सिक्योरिटी क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है कि आपने बतौर सिक्योरिटी, हो सकता है आप एडवांस भी दे रहे हैं और ये भी हो सकता है कि सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। सिक्योरिटी का मतलब है कि जब ये टेनेंसी एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाएगी तो उस वक्त वो सिक्योरिटी वापस कर दी जाएगी। आप 1 मंथ का एडवांस दे दें, 2 मंथ का एडवांस दे दें। सिक्योरिटी वो है जब रेंट एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा तो तब सिक्योरिटी वापस की जाएगी। टेनेंट कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने आपको सिक्योरिटी 3 महीने की दी हुई है, लिहाजा मैं 3 महीने का रेंट मेरा वहां एडजस्ट कर दें। ये टेनेंट को इस चीज की इजाजत नहीं दी गई। हाँ, अगर कोई वेयर एंड टियर हुई है और उसने 5 लाख रुपया सिक्योरिटी दी हुई है और उसकी किसी गलती की वजह से प्रॉपर्टी को कोई डैमेज पहुंचा है, तो लैंडलॉर्ड को यह हक हासिल है कि वो अमाउंट डैमेज की उसमें से डिडक्ट करके, या अगर आपने बिजली का बिल नहीं दिया वो अमाउंट डिडक्ट करके बकाया सिक्योरिटी की रकम आपको वापस कर सकते हैं। अच्छा, सेक्शन 5 कहता है a landlord shall not let out a premises without a tenancy agreement। ये हमने पीछे पढ़ लिया था सेक्शन 5। सेक्शन 5 हमने कंप्लीट नहीं पढ़ा था। पहले उसकी पहली क्लॉज पढ़ी जिसमें यह लिखा था कि लैंडलॉर्ड ने कभी भी टेनेंसी एग्रीमेंट के बगैर किसी टेनेंट को रेंटेड प्रेमिसेस नहीं देनी। क्योंकि टेनेंसी एग्रीमेंट का जिक्र आ गया तो साथ ही हमने पढ़ लिया टेनेंसी एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए। अब हम सेक्शन 5 को आगे डिटेल में देखते हैं कि टेनेंसी एग्रीमेंट करने के बाद, लिखने के बाद लैंडलॉर्ड ने क्या करना है। A landlord shall present the tenancy agreement before the rent registrar। अब लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट ने रेंट एग्रीमेंट लिख लिया। ये जरूरी क्या, ये सफिशिएंट नहीं है कि वो ये रेंट एग्रीमेंट लिखकर अपने घर बैठ जाए। अब उनको क्या करना चाहिए? अब उनको रेंट रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिए फॉर गेटिंग दिस टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड। अब यहां पर एक सवाल आपकी तरफ से ये आना चाहिए कि ये रेंट रजिस्ट्रार कौन? आपने नहीं पूछा तो मेरी तरफ से आपका सवाल, बताइए रेंट रजिस्ट्रार कौन है? कौन होना चाहिए? जोहेब चौधरी की तरह। जोहेब चौधरी क्या होना चाहिए? कौन होना चाहिए रेंट रजिस्ट्रार? पुलिस? नो। साजिद? नहीं, वो भी नहीं। वेरी गुड। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आंसर आए। अब ये आंसर गलत है। पहले ठीक था, पहले लॉ कुछ साइलेंट था, पता नहीं था शायद, ना जजेस को पता चल रहा था ना हम लोगों को पता चल रहा था। हम लोग इस लॉ के तहत बने हुए ट्रिब्यूनल जिसके स्पेशल जज होते थे, हम उन्हीं को ही रेंट रजिस्ट्रार समझकर उन्हीं के पास एग्रीमेंट लिखकर पहुंच जाते थे कि सर आप रेंट रजिस्ट्रार हैं। अच्छा, वो भी नहीं पूछते थे भाई मैं स्पेशल जज रेंट हूं, मुझे आपने रजिस्ट्रार बना दिया। वो कहते थे अच्छा हम रेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, आप क्यों आए हैं ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने? ना उनको किसी ने कहा, ना किसी ने पूछा कि आपने ये काम करना है। हम लोग उनके पास जाना शुरू हो गए, वो लोग इसको रजिस्टर करना शुरू हो गए। एक रजिस्टर भी बना लिया उन्होंने और ठप्पा यहाँ पर इस पर थप्पियां लगानी शुरू कर दी कि जी ये हम रजिस्टर करके आपको दे रहे। इस पर अभी हम वापस दोबारा आते हैं कि होना क्या चाहिए। द रेंट रजिस्ट्रार ने क्या करना है? The rent registrar shall enter the particulars of the tenancy in a register।
जब हमने स्पेशल जज रेंट को जाकर कहा कि हम आपके पास रेंट रजिस्ट्रार के तौर पर आए हैं, आप रेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने कहा ठीक है भाई लाओ रजिस्टर भी मंगवा लिए। उन्होंने कहा ठीक है, इस रजिस्टर में हम लिखते हैं कि इस टेनेंसी की पर्टिकुलर्स क्या है, कौन लैंडलॉर्ड है, कौन टेनेंट है, कितने अरसे के लिए दिया गया, क्यों दिया गया, वो सारी की सारी डिटेल्स लिखी। अफिक्स हिज ऑफिशियल सील भी बना दी उन्होंने, स्पेशल जज रेंट प्लस रेंट रजिस्ट्रार, और इसके ऊपर सीलें लगानी शुरू कर दी ऑन दी टेनेंसी एग्रीमेंट। फिर इसके अलावा क्या किया, एक कॉपी भी रख ली कि आप मेरे पास इसको रजिस्टर करवाने आए हैं, मैंने अपने रजिस्टर में इसकी डिटेल लिखनी है, आपके टेनेंसी एग्रीमेंट की बैक साइड पर अपनी सील लगानी है और इसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है। एंड रिटर्न द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट टू द लैंडलॉर्ड। और लैंडलॉर्ड को कहा ठीक है भाई मेरा काम हो गया है, आप मेरे पास आए थे, मैंने इसको रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर में इंदराज कर लिया है, सील लगा दी है, इसकी कॉपी रख ली है, ओरिजिनल आप वापस ले जाओ। और टेनेंसी, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस लॉ ने ये एक इजाफी एक्सरसाइज रजिस्ट्रेशन की, क्या किसी और लॉ में रजिस्ट्रेशन का जिक्र है, किसी और रेंट लॉज में, किसी और रेंट लॉज में? मैंने सवाल पूरा कर दिया, अब आपका जवाब शायद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने साथ ही बोल दिया किसी रेंट लॉज में क्या इसको रजिस्ट्रेशन, इसकी रजिस्ट्रेशन करने के मुताबिक जिक्र है? द आंसर इज नो, नहीं है। ये पहली दफा ही आया है। इसका पर्पस क्या हो सकता है, क्यों? ताकि जब एक दफा टेनेंट रेंट रजिस्ट्रार के पास लैंडलॉर्ड गया, उसके साथ टेनेंट भी तो होगा ना, दोनों गए होंगे। हो सकता है कि लैंडलॉर्ड ऐसे ही किसी को टेनेंट बनाकर शो कर दे, नहीं तो लैंडलॉर्ड भी क्या, टेनेंट भी क्या, दोनों की मौजूदगी में प्रोसीडिंग्स हुई। अब मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये रेंट एग्रीमेंट अगर रजिस्टर हो गया है, इसके पीछे सील लग गई है, रजिस्टर में इंदराज हो गया है, कल को अगर किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो फटा पड़ जाता है, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी पड़ जाती है, तो कहां जाएगा लैंडलॉर्ड? रेंट कंट्रोलर के पास, स्पेशल जज रेंट के पास। वहां जाकर अक्सर केसेस में बेतहाशा जो प्लीज ली जाती है ना, उनमें से एक प्ली ये भी होती है, मैं तो टेनेंट ही नहीं हूं इसका, मैं तो इसका किराएदार नहीं हूं। अब वो ये प्ली नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि टेनेंसी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, रजिस्टर में दराज हो चुका हुआ है। वो कहीं पर जाकर ये नहीं कह सकता कि दिस डॉक्यूमेंट इज फोर्स्ड। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट किसी डिस्प्यूट अराइज होने से पहले ही क्या हो चुका है? एस्टेब्लिश्ड हो चुका है। तो यही लिखा हुआ है, a tenancy agreement entered in the office of a rent registrar or a certified copy thereof shall be a proof of the relationship of landlord and tenant. अगर रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड है और लैंडलॉर्ड ने टेनेंट के खिलाफ इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर दी है और टेनेंट आकर कहता है कि मैं उसका टेनेंट ही नहीं हूं, और कोर्ट में रजिस्टर्ड टेनेंसी एग्रीमेंट पेश किया गया है, तो कोर्ट क्या कहेगी? तो भाई ये प्ली छोड़ दो, हम तुम्हारी ये बात नहीं मानते, कोई और बात है तो वो करो, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड। ये इसका पर्पस है। आगे चले, फिर आ गया रेंट। नहीं, ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट वो वाला नहीं है। ये अब देखिए सब रजिस्ट्रार या तो फिर उसको वो चैलेंज करे, उसको अगर वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और वो उसको चैलेंज कर रहा है, तो फिर तो उस डॉक्यूमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए फिर फॉर्म कौन सा होगा? ये भी वो तो फिर फोर्स डॉक्यूमेंट है ना। अगर ये रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट नहीं है और वो फिर आकर कहता है कि ये, तो फिर कोर्ट कह सकती है कि क्यों ये रजिस्टर्ड नहीं है, या ये इस पर तुम्हारे सिग्नेचर हैं या नहीं है, या जुबानी। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें टेनेंसी ओरल भी होती है। अब अगर ओरल टेनेंसी है तो वहां तो टेनेंट को सीधा सीधा जवाब मिल गया रिलेशनशिप डिनाई करने के लिए,
तो इस डिनायल ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट की प्ली को मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने रिटर्न एनकरेज किया और रिटर्न को रजिस्टर करवाना भी एनकरेज किया। तो ये जरूरी है। हाँ, वो आप सही कह रहे हो। वो जो थाने वाला इंदराज है ना, उसका रेंट लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने थाने में इंदराज करवाया था तो वो इंदराज ये वाली रजिस्ट्रेशन समझी जाए। भाई थानेदार क्या रेंट रजिस्ट्रार है? नहीं, वो एक और लॉ है। वो क्यों है? एक मैं अभी आपको वो लॉ ये है कि कुछ अर्सा पहले जब टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे तो टेररिस्ट क्या करते थे, वहां से आते थे, यहाँ पर किराए पर जगह दी, ना कोई पूछने वाला ना कोई बताने वाला, वो यहाँ आकर बैठकर अपनी टेररिस्ट एक्टिविटीज करना शुरू हो जाते थे। इसका फिर गवर्नमेंट ने हाजिया निकाला कि हम एक ऐसा लॉ बनाते हैं कि जो भी किराएदार है अगर किसी जगह पर आकर बैठता है तो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट इसका इंदराज मुतलका थाने में करवाएंगे ताकि मुतलका थाने वालों की तसल्ली हो कि ये वाकई यहाँ के लोग हैं, ये कोई टेररिज्म एक्टिविटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली है, ये रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, तो इसकी सजा आपको मिलेगी। वो सजा क्या है वो भी अभी हम देख लेंगे। यस, क्रिमिनल एक्टिविटी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, बेसिकली यही था। ठीक है, सही है। वो हाँ, वो एक देखिए, जब उसने टेनेंट ने कोर्ट में आकर डिनाई कर दिया कि मैं इसका किराएदार नहीं हूं, तो दिस इज मैटर ऑफ एविडेंस कि ये इसका किराएदार है या नहीं है। क्योंकि अगर ओरल एग्रीमेंट है या रिटर्न भी है, रजिस्टर नहीं है, और वो आपको डिनाई करता है और कोर्ट दोनों पार्टीज को कहती है अच्छा भाई लैंडलॉर्ड सबूत दो, तुम मालिक हो, ये तुम्हारा किराएदार है, टेनेंट तुम सबूत दो, तुम किराएदार नहीं हो, तो लैंडलॉर्ड वो कागज लाकर कोर्ट में पेश कर सकता है ये साबित करने के लिए कि दिस पर्सन इज माय टेनेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रेंट रजिस्ट्रार कौन है? द गवर्नमेंट शैल अपॉइंट a rent registrar in a district or an area as it may deem necessary। गवर्नमेंट ने एक रेंट रजिस्ट्रार किसी जिले में बनाना है या किसी खास एरिया के लिए बनाना है, जिसको भी वो मुनासिब समझे। फिर दूसरी बात, ये रेंट रजिस्ट्रार शैल मेंटेन अ रजिस्टर टू एंटर पर्टिकुलर्स ऑफ अ टेनेंसी एग्रीमेंट, एग्रीमेंट टू सेल और एनी अदर एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंटेड प्रेमिसेस। अब अगर रेंटेड प्रेमिसेस के मुताबिक किसी किस्म का भी कोई एग्रीमेंट है, जैसे टेनेंसी एग्रीमेंट है, या दोनों फ्रीकैन कोई एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं, तो उसको रजिस्टर करवाना कहाँ चाहिए? रेंट रजिस्ट्रार के पास चाहिए। और रेंट रजिस्ट्रार के पास मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। अब हम वो बात दोबारा करते हैं। ये जो स्पेशल जज रेंट थे, इन्होंने आज खुद से कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं था जिसमें उनको गवर्नमेंट ने कहा हो कि आप ही रेंट रजिस्ट्रार हो। हम लोग उनके पास जाना शुरू हो गए क्योंकि हमें पता ही नहीं था रेंट रजिस्ट्रार कौन है। हमने कहा चलो कोई नहीं है, शायद यही होंगे। उन्होंने भी कहा कोई नहीं है तो मैं ही हूंगा। उन्होंने रजिस्टर करना शुरू कर दिया। अब यहां पर गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया हुआ था, 2009 में लॉ बना, 2012 में गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी कर दिया, और 2013, 14, 15, 16, 17 तक, 18 तक स्पेशल जज रेंट अपने आप को रेंट रजिस्ट्रार समझकर ठगियां लगाई जा रहे थे रेंट एग्रीमेंट्स के ऊपर। अब नोटिफिकेशन क्या है? नोटिफिकेशन आ रही है 26 से 2022 का नोटिफिकेशन, 2012 का नोटिफिकेशन है। द गवर्नर ऑफ द पंजाब इज प्लीज्ड टू एम्पावर डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन, डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन इन द पंजाब। ये जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है जहां पर सेल डीड्स वगैरह रजिस्टर होती है, वहां पर एक ऑफिसर है डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन, जिसके पास और भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होते होंगे। रेंट एग्रीमेंट कहां रजिस्टर होगा? ये भी उसी के पास रजिस्टर होगा। इस लॉ से पहले भी डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन काम कर रहा था ना। 2012 में उसी डेप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रजिस्ट्रेशन को क्या बना दिया गया? रेंट रजिस्ट्रार भी बना दिया गया। In the Punjab as rent registrar in their respective area
of jurisdiction in addition to their own duties in terms of section 17(1) of Punjab Rentry Premises Act। कौन सा सेक्शन 17(1)? ये वाला सेक्शन 17 के तहत उनको बना दिया गया। लेकिन क्या हुआ फिर भी, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को करती है, गवर्नमेंट का तो काम था नोटिफिकेशन करना, लेकिन ना किसी ने मेंशन किया, ना किसी ने बताया। अब एक दफा आप जैसे पार्टिसिपेंट्स की तरह कोई कॉम्पिटेंट वकील साहब थे, वो रेंट स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल को कहना शुरू हो गए कि भाई आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। उन्होंने कर भी दिया, मामला हाईकोर्ट आ गया। हाईकोर्ट ने क्या किया, 2017 की रिट है और 15 की रिट है, इसका डिसीजन 17 में हुआ था। ये है सैयद मोहम्मद अरीब अब्दुल खालिद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सरसाइज पावर ऑफ रेंट रजिस्ट्रार। उन्होंने कह दिया कि भाई आप स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल बहुत हैं, आपकी बड़ी पावर होगी, लेकिन आप रेंट रजिस्ट्रार नहीं है एंड यू कैन नॉट रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट। और ये रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर नहीं कर सकता। क्यों? As the power to register rent agreement vests with the deputy district officer's registration after issuance of notification dated 26/1/2012। अब आप ये देखें, 26/1/2012 को नोटिफिकेशन निकल गया। जैसे ही नोटिफिकेशन निकला तो उसके बाद अगर स्पेशल जज रेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो वो रजिस्ट्रेशन क्या थी? वो तो गलत थी, वो तो अगेंस्ट द लॉ थी, लेकिन वो किए जा रहे थे। 2015 में जाकर ये मामला राइज हुआ, 2017 में जाकर ये फिर एस्टैब्लिश हुआ कि वो नहीं कर सकते। क्लियर यहां तक? ये रिपोर्टेड है। ये इसकी साइटेशन 2017 LFC 2581। देखिए जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती है ना, उसके नीचे लिखा होता है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। और लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर सिर्फ वही जजमेंट्स हैं जिनके नीचे लिखा होता है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। और जो ये CLC, PLD, SC हमारा, इनमें ज्यादातर जजमेंट्स वो होती है जिनके नीचे लिखा ही नहीं होता है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। वो रिपोर्ट हो चुकी हुई है, लेकिन those judgments were not approved for reporting by the honorable juries, most of the judgments। सर अभी रिसेंटली ये हुआ है कि ये तो वेबसाइट की साइटेशन है ना, ये साइटेशन कोड वो सबसे ऑथेंटिक है, वो ये साइटेशन कोड वो सबसे ऑथेंटिक है। आप अगर ये जजमेंट का हवाला देना चाहते हैं किसी जगह पर, तो आप कह सकते हैं कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पर ये जजमेंट मौजूद है, उसका लिंक पेश कर सकते हैं, उसका वहां से प्रिंट करा सकते हैं और कह सकते हैं 2017 LHC 2581। और मैं जाती तौर पर समझता हूं कि सबसे ऑथेंटिक साइटेशन यही होनी चाहिए। चले आगे आगे चले। वो हो गया बच्चों, हो गया वो कंसीडर होता है, कंसीडर होता है। वो इसलिए कि स्पेशल जज रेंट ने बतौर स्पेशल जज रेंट होते हुए खुद ही से एज्यूम कर ली पावर रेंट रजिस्ट्रार की और स्टैंप लगा दी। अब जब डिस्प्यूट अराइज होना था तो डिस्प्यूट किसके पास जाना था? उन्हीं के पास ही जाना था। उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन ही कभी नहीं किया, तो उन्होंने कहा हमने किया था, ये तो ठीक ही था। चले आगे चलते। अब यहां पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। मैंने आपको कहा कि नहीं करवाई रजिस्ट्रेशन, थाने में करवा दी, रेंट रजिस्ट्रार के पास नहीं करवाई तो सजा मिलेगी। आपको भी मिलेगी अगर आप लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट को भी मिलेगी लैंडलॉर्ड है। क्या सजा हो सकती है? कोमल किरण, कोमल किरण की तरफ। कोमल जी, कोमल बताइए क्या सजा हो सकती है अगर रेंट रजिस्ट्रार के पास रेंट एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या होना चाहिए? कंपनसेशन, कोर्ट कहेगी मुझे कंपनसेट करो, जज साहब को कंपनसेट किया जाए। चले ठीक है, आगे चलते, देख लेते क्या है। ओ भाई क्या हो गया, सीधी FIR रजिस्टर करवा दी है, फाइन होगा। FIR ही ऑफेंस नहीं है कि FIR करवा दी है।
जुर्माना होगा। थाने की दराज पर फिर उसकी है एफआईआर, वो थाने वाली नहीं करवाई तो उसकी एफआईआर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो जो रजिस्ट्रेशन जो थाने में हो रही है रेंट के मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो पुलिस वाले ही एफआईआर करवाएंगे और करवाते भी हैं। इफेक्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस, इफ आवर टेनेंसी डज नॉट कंफर्म, ये कंफर्म नहीं है, COFORM, कंफर्मिटी क्या होती है, उसके मुताबिक नहीं है टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट इस लॉ की प्रोविजंस के मुताबिक नहीं है तो फिर अगर आपने किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन स्पेशल जज रेंट को फाइल की तो वो उसको एंटरटेन नहीं करेगा, ले जाओ वापस, मैं नहीं समझा क्या करेगा फिर। इफ लैंडलॉर्ड अप्रोचेस रेंट ट्रिब्यूनल, फाइन इक्वल टू 10% ऑफ एनुअल रेंट। अब अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो गया है, टेनेंट डिफॉल्ट कर गया है, तो लैंडलॉर्ड कहां जाएगा, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, क्या फाइल करेगा, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेगा। रेंट एग्रीमेंट बहुत आला किस्म का तैयार हुआ है, शारिक ने तैयार करके दिया रेंट एग्रीमेंट, और शारिक ने कह दिया कि इस रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाओ, लेकिन ना टेनेंट ने रजिस्टर करवाया और ना ही लैंडलॉर्ड ने रजिस्टर करवाया। डिस्प्यूट राइज हो गया, लैंडलॉर्ड को इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करनी पड़ गई। जज साहब के पास फाइल आई, उन्होंने देखा अच्छा रजिस्टर नहीं करवाया, एंटरटेन नहीं होगी, मैं तो टेनेंट को नोटिस भी नहीं भेजूंगा। अगर तुम अपने 1 साल के किराए का 10% जुर्माना जमा करवाकर उसकी रसीद मेरी फाइल में सबमिट कर दो तो फिर मैं नोटिस जारी करूं। लेकिन केस तो फाइल हो जाता है, जैसा आपके पास भी चला गया, इसका मतलब एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेन तब किया जाएगा जब उस पर कोई ऑर्डर होगा, नोटिस जारी किए जाएंगे। जब तक आपने जुर्माने की रसीद जमा नहीं करवानी तब तक कोई नोटिस जारी नहीं होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सिर्फ लैंडलॉर्ड ही जाए, टेनेंट भी तो जा सकता है ना। बहुत सी ऐसी सूरतें होती हैं जहां टेनेंट भी जा सकता है, तो टेनेंट को थोड़ी सी माफी दे दी उन्होंने, और अगर तुम किराया भी देते हो, चलो उसके पास तो किराया जाता है, वो 10% दे दे, तुम किराया देते हो, जुर्माना तो तुम्हें भी देना पड़ेगा, तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और लैंडलॉर्ड नहीं करवा रहा था, तुम करवा रहे थे, नहीं करवाया, जाओ 5%, 1 साल के किराए का 5% पे करोगे तो फिर तुम्हारी एप्लीकेशन आगे चलेगी। तो ये है सेक्शन 9 जो कहता है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुई या इस लॉ के मुताबिक अगर टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं है तो फिर 10% जुर्माना किसको, लैंडलॉर्ड को, और 5% जुर्माना किसको, तो फिर ऐसे ही उसके ऊपर ऐसे ही प्रोसीडिंग्स चलेगी कि जैसे वो रजिस्टर ही था। हाँ, लेकिन अगर टेनेंट ने अगर कह दिया कि मैं इसका टेनेंट हूं ही नहीं, तो लैंडलॉर्ड ने अगर जुर्माना दे दिया तो फिर ये नहीं होगा कि क्योंकि उसने जुर्माना दे दिया है तो लिहाजा यही समझा जाएगा ये इसका टेनेंट है। अभी तो उसने जुर्माना दिया है अपनी एप्लीकेशन एंटरटेन करवाने के लिए, जुर्माना दिया, एंटरटेनमेंट शुरू होगी, नोटिस जारी हो गए, प्रोसीडिंग शुरू होगी, टेनेंट आ गया, टेनेंट ने कहा मैं तो टेनेंट ही नहीं, तो कोर्ट कहेगी फिर साबित करो तुम टेनेंट नहीं हो, लैंडलॉर्ड तुम साबित करो, तो वहां पर वो ये नहीं रहेगा तो मैं 50,000 पहले जमा करवा चुका हूँ। सर ये बात बड़ी तो भाई है कि टेनेंट ये कह देगा कि मैं तो टेनेंट ही नहीं, तो कोर्ट ये क्वेश्चन क्यों नहीं करेगी कि तुम काम क्या करते। हाँ, वो जब भी ये कहते हैं ना कि मैं टेनेंट नहीं हूँ तो सिर्फ ये नहीं कहता कि मैं गुजर रहा था तो मैं 2 दिन के लिए बैठ गया, मैं टेनेंट नहीं हूँ, वो कुछ ना कुछ बताता है कि मैं क्यों टेनेंट नहीं हूँ, जो भी कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं एग्रीमेंट टू सेल लेकर बैठा हुआ। खैर इसके ऊपर भी लॉ बड़ा क्लियर है, अगर एग्रीमेंट टू सेल टेनेंट के पास, फॉर एग्जांपल एक शख्स ने एक प्रॉपर्टी टेनेंसी पर ली और 1 साल के लिए वो टेनेंसी एग्रीमेंट है, 1 साल अभी एक्सपायर नहीं हुआ, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के दरमियान एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो गया। एग्रीमेंट टू सेल तो समझते हैं ना सारे, क्या कहते हैं उर्दू में, हमजा, महज जावेद, बताएं एग्रीमेंट टू सेल को उर्दू में क्या कहते हैं। हमजा तो फैल एग्रीमेंट टू सेल को उर्दू में क्या कहते हैं, आप ही हमजा क्या कहते हैं उर्दू में,
इकरारनामा मुआहदा बैक, और सैलरी को उर्दू में क्या कहते हैं? बैनामा कहते हैं। अब टेनेंट क्या करता है कि उसने लैंडलॉर्ड के साथ इकरारनामा मुआहदा बैक, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर लिया और बाद में किराया देना छोड़ दिया। अब ये जरा प्रोपोजिशन सुनिएगा, ये बहुत केसेस आते हैं इस तरह के। यहां तक तो क्लियर है ना प्रोपोजिशन? 1 साल के लिए रेंट पर लिया, 6 महीने के बाद टेनेंट और लैंडलॉर्ड में कुछ शराइत तय पाई, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हुआ, किराएदार ने किराया देना छोड़ दिया। अब प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है, 10 लाख रुपया बयाना अदा किया और एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर लिया और किराया देना छोड़ दिया। लैंडलॉर्ड को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए लैंडलॉर्ड को? आप मशवरा देना लैंडलॉर्ड को। यहां का लैंडलॉर्ड मेरे साथ ये हो गया, वो किराया तो मान लिया है, कुछ नहीं मिल रहा आगे से। अब क्या करेगा? इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल करेगा। इजेक्टमेंट पिटीशन में टेनेंट आ गया और टेनेंट ने आकर कहा कि मैं तो किराएदार ही नहीं, मेरा तो एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो गया है, मैं तो मालिक बन गया हूं। ये प्ली उसकी ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है और नहीं ठीक, गलत है। ये प्ली उसकी गलत है। लॉ कहता है तुमने एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर लिया है, तुम सब अपने आपको मालिक समझते हो, सिविल कोर्ट में जाओ, सूट फॉर नो, यस, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, उर्दू में क्या कहते हैं? दावा बाय तामील मुख्तस फाइल करो। ये सुप्रीम कोर्ट तक जजमेंट है कि एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट कर लिया है, तुम इसकी प्ले नहीं ले सकते। हाँ, अलबत्ता तुमने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल किया, उसकी जजमेंट है, डिग्री आई तुम्हारी फेवर में, फिर वो बात है। वरना तुम अभी भी इस प्रॉपर्टी के टेनेंट हो। जैसे माजिद ने कहा, वंस अ टेनेंट इज ऑलवेज अ टेनेंट। सैलरी एग्जीक्यूट नहीं हुई, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस डिग्री नहीं हुआ, यू आर स्टिल टेनेंट। ये प्रॉपर्टी छोड़ो, जाओ यहां से, वो केस करो, उस केस को करके फिर पोजेशन हासिल करो। वो इसलिए कि एग्रीमेंट टू सेल डज नॉट क्रिएट एनी टाइटल इन दी प्रॉपर्टी, बट इट डज क्रिएट अ राइट टू सू। चलिए, हाँ, अगर वो है तो वो करवा ले, अगर वो करवाना चाहता है वो करवा ले, लेकिन वो रजिस्टर करवा भी लेना तो उसे कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलने वाला। आगे चले, नहीं, उस पर कोई साथ। सेक्शन 12, अब आ जाते हैं ऑब्लिगेशंस। हमने पहला पार्ट कवर कर लिया। पहला पार्ट बताता है टेनेंसी कैसे क्रिएट होगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं किया तो क्या होगा। अब दूसरा आता है ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टीज एंड ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। ऑब्लिगेशंस यानी जिम्मेदारियां दोनों पार्टीज की क्या क्या कुछ। पहले हम लैंडलॉर्ड की बात करते हैं। अब अगर लैंडलॉर्ड, ये लॉ तस्वुर करता है कि जब भी कोई प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड किसी को टेनेंसी पर देगा तो वो क्या करवाएगा? क्या करवाएगा? रजिस्टर करवाएगा। ये लॉ प्रिज्यूम करता है कि एक लैंडलॉर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। तो वो लैंडलॉर्ड जिसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है, उसकी ऑब्लिगेशन सबसे पहली तो यही है कि जो सर्टिफाइड कॉपी उसकी रेंट रजिस्ट्रार देगा, वो सर्टिफाइड कॉपी प्रोवाइड करे। किसको करे? टेनेंट को, ताकि टेनेंट के पास भी एक मुसद्दका का नकल आ जाए। फिर आ गया रिपेयर रेंटेड प्रेमिसेस। ये तो बड़ी सीधी सीधी बातें, इस पर हम टाइम नहीं ज्यादा लगाते कि वो जो भी वेयर एंड टियर हुई है, पेंट कट गया है, कोई दरवाजा टूट गया है, तो ये उसकी जिम्मेदारी है, रूटीन की रिपेयर उसने करवानी है। अगर वो नहीं करवाता और टेनेंट को करवानी पड़ जाती है तो वो ग्राहक को क्लेम कर सकता है कि मैंने ये पैसे लगाए, मैंने ये प्रॉपर्टी रिपेयर करवाई है, रिपेयर करवाने की जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की थी, उसने नहीं करवाई, लिहाजा ये मुझे पैसे दिलवाए जाए। फिर आ गया पे टैक्सेस। अब अगर आपने किसी को अपने प्रॉपर्टी पर बिठा दिया टेनेंट, तो आप उसको ये नहीं कह सकते किराया भी दो, टैक्स भी दो। टैक्स कौन पे करेगा? लैंडलॉर्ड। अच्छा, रेंट के मुताबिक कहा जाता है कि इट इज फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो फ्रूट ऑफ द प्रॉपर्टी कौन खा रहा है? लैंडलॉर्ड खा रहा है। तो टैक्स देने की जिम्मेदारी भी लैंडलॉर्ड की है। ये तो आ गया जो जिम्मेदारियां हैं उसकी। फिर साथ ही कहा और कुछ काम तुमने नहीं करने हैं, ये वो काम है जो करनी है, सर्टिफाइड कॉपी देनी है, नंबर 2 रिपेयर करना है, नंबर 3 टैक्स देने हैं, ये करो। फिर साथ ही मना भी कर दिया कुछ काम ना करो, वो क्या है?
जो एम्यूनिटीज हैं, पानी है, बिजली है, गैस है, इसको मुनक़ता ना करना, इनको नहीं काटना, इनको नहीं रोकना, ये उसका हक है। वो किराया दे रहे तो बेशक ना भी दे रहा हो, तुम्हें राइट नहीं है, तुमने ये काम नहीं करना, कोर्ट में जाओ। ये नहीं कर सकता, रास्ता नहीं रोक सकता। ऊपर वाला पोर्शन दिया हुआ है, कोई गड़बड़ होगी उसने सीढ़ियां बंद कर दी, उसने कहा अब आप छलांग कर जाओ, राइट ऑफ वे जो है वो भी नहीं रोक सकता। फिर आ गया, अच्छा हर लैंडलॉर्ड का ये राइट है कि अगर वो अपनी रेंटेड प्रेमिसेस इंस्पेक्ट करना चाहता है तो वो क्या रेंटेड प्रेमिसेस पर जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। वो फोन करता है, कहता है कि टेनेंट साहब मैं रात को 2:30 बजे चेक करने के लिए आ रहा हूं। और भाई क्या हो गया है, कोई रीजनेबल टाइम रखो, कोई दिन का वक्त रखो, पर्दे का लिहाज करो, उसको एडवांस में बताओ। मैं 2 दिन बाद आप जो मुझे टाइम कहेंगे ना मैं उस वक्त आ दूंगा। चलो मैं दोपहर को 2:30 बजे आ दूंगा, तो जरा घर की ख्वातीन को कहिएगा कि साइड पर हो जाए, मैं देखना चाहता हूँ उसमें है कि आपने तोड़ फोड़ कर दी। तो ये काम करने से मना किया उसको कि तुम्हें आंखें बंद करके बताए बगैर और आवर्स में प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट करके नहीं जाए। लेकिन उसको राइट तो है, उसको राइट है कि वो एंटर तो कर सकता है। अब बात फिर यही है ना कि अब आप लैंडलॉर्ड को कैसे मना करेंगे? अगर उसको मना करते हैं और खासतौर पर आप स्टूडेंट हैं, पोस्ट लाइन है और लैंडलॉर्ड को अंदर आने से मना कर रहे हैं, तो मतलब है कि समथिंग इज फिशी फिशी, कोई कुछ तो गड़बड़ है। वो तो जाहिर बात है, तो वो उसके ब्याह पर कोई बंदा भी जाकर पे कर सकता। क्या सवाल जरा थोड़ा रिपीट करें। वो तो ओनर के नाम से जाएगा। अगर इफ एनी पर्सन इज ऑथोराइज्ड टू रिसीव रेंट, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स भी उसके नाम से निकलना शुरू हो जाए। टैक्स तो प्रॉपर्टी के ओनर के नाम से निकलेगा, पे कोई और वक्ती तौर पर कोई और भी कर सकता है। जैसे अगर मेरी प्रॉपर्टी का टैक्स मुझे आया है तो क्या मैं माजिद को नहीं कह सकता माजिद प्लीज काइंडली मैं यहाँ कोर्स में फंसा हुआ हूँ, तो ये आप जाकर मेरे बिहाफ पर ये पे करें, तो ये फेवर तो माजिद मुझे दे सकता है, तो कोई भी शख्स जाकर कर सकता है। कोई भी उसको ऑनर कर सकता है। हाँ, अभी आगे आने तो ये चीज हमें डिस्कस करनी है। अभी हमने सिर्फ ऑब्लिगेशंस पढ़ी लैंडलॉर्ड की, अभी टेनेंट की भी है। ये चले आगे। अब आगे ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ टेनेंट। आप जो बात करने लगे हैं वो टेनेंट की ऑब्लिगेशंस है। टेनेंट की क्या जिम्मेदारियां हैं? नंबर 1, कीप द प्रेमिसेस इन गुड कंडीशन। ये तो वही बात आ गई। अब अगर टेनेंट के बच्चे बहुत शरारती हैं और वो डेली उठकर मारकर पकड़कर लाइनें लगा देते हैं और टेनेंट उठकर लैंडलॉर्ड के पास जाता है, कहता है कि रिपेयर करवा कर दो, पेंट खराब हो गया, तो क्या लैंडलॉर्ड बाउंड है? ये उसकी गलती है टेनेंट की। ये टेनेंट ने अपने बच्चों को नहीं समझाया, इसका मतलब उसने प्रॉपर्टी डैमेज की। यूज फॉर द पर्पस ओनली। नंबर 1 कि उसने कंडीशन अच्छी रखनी है। नंबर 2 जिस पर्पस के लिए लिया था, यहां से किसी ने सवाल भी पूछा था, आपने शायद पूछा था कि अगर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया है और कमर्शियल एक्टिविटी शुरू करती है तो लॉ इजाजत नहीं देता। टेनेंट बाउंड है कि प्रॉपर्टी को अच्छी कंडीशन में रखेगा, जिस मकसद के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है सिर्फ वही मकसद यूज करेगा। अच्छा, फिर आ गया अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर। अब आप ये देखिए, अब आप कहते हैं नहीं भाई मुझे नोटिस दोगे तो मैं फिर आऊंगा ताकि जो मामलात मैंने पीछे रखे हुए हैं मैं पहले उनको वाइंड अप कर दूं। नहीं, उसका राइट है। हैंड ओवर द वेकेंट पोजीशन अपॉन एक्सपायरी ऑफ टेनेंसी। अब देखें, लॉ ने कहा है कि टेनेंट साहब 11 महीने के लिए टेनेंसी एग्रीमेंट था, 11 महीने खत्म हो चुके हैं, लैंडलॉर्ड मजीद टेनेंसी एग्रीमेंट आपके साथ नहीं करना चाह रहा, बराए मेहरबानी बहुत प्यार से प्रॉपर्टी छोड़कर चले जाए। लॉ तो ये कहता है, लेकिन मजाल है कोई प्यार से छोड़कर जाता कभी भी।
फिर आगे विल नॉट कॉज न्यूसेंस। अब घर रेजिडेंस पर्पस के लिए लिया और रात को डेली रात को डीजे सिस्टम चलाना शुरू कर दिया, डोर धमाके डोर वाला बुला दिया, न्यूसेंस क्रिएट करना शुरू हो गया, तो लॉ इस चीज की इजाजत नहीं देता। फिर नो स्ट्रक्चरल चेंज। अब नो स्ट्रक्चरल चेंज, अगर इस कमरे के दो दरवाजे, एक लकड़ी का है या एक दरवाजा था, एक वहां था एक यहां था, मुझे लगा कि अगर मैं यहां पर एक दरवाजा और बना दूं तो इस प्रॉपर्टी की यूटिलिटी बढ़ सकती है ना। मैंने एक और दरवाजा बना दिया, क्या मैं जस्टिफाइड हूं या नहीं? लॉ ने ये नहीं कहा कि ऐसी स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करनी जिससे प्रॉपर्टी डैमेज हो। लॉ कहता है कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं करनी, चाहे उससे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है या प्रॉपर्टी की वैल्यू घट रही है। अब ऑब्लिगेशन है टेनेंट की, ये कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6। नंबर 1, कीप द प्रेमिसेस इन गुड कंडीशन, यूज फॉर पर्पस ओनली, हैंड ओवर वेकेंट पोजेशन, विल नॉट कॉज न्यूसेंस, नो स्ट्रक्चरल चेंज। इसका मतलब ये है अगर इनमें से किसी भी ऑब्लिगेशन को वो पूरा नहीं कर रहा तो लैंडलॉर्ड क्या कर सकता है? उसके खिलाफ इजेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है। उसने स्ट्रक्चरल चेंज कर दिया, कोर्ट में कहता रहा कि मैंने तो इसकी अफादियत बढ़ाई है, कोर्ट कहती है अफादियत बढ़ाई है नहीं बढ़ाई, लॉ ने आपको मना किया था, निकलो बाहर। आपने न्यूसेंस क्रिएट की है, निकलो बाहर। आपको घर रहने के लिए दिया था, आपने हॉस्टल बना लिया है, निकलो बाहर। ये जितनी भी चीजें हैं इनकी वायलेशन होती है, ये ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं होती, तो एक ग्राउंड बन जाती है लैंडलॉर्ड के पास कि वो इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर दे। और यहां पर वो ये अपील नहीं ले सकता कि मैं तो रेगुलरली रेंट दे रहा हूं, यहां पर तो रेंट की बात ही नहीं है। ये लॉ ने कहा है कि रेंट दो, रेगुलरली दो, लेकिन साथ ये काम भी करो। चलिए, बिल्कुल ब्रीच ऑफ रेंटल एग्रीमेंट भी है। हाँ, अगर अलाउ उसमें फिर एक इजाजत दे दी गई ना। देखिए, मैंने आपने अच्छा किया ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये बात मैं बीच में करते करते रुक गया या किसी और तरफ बात निकल गई कि अगर ये स्ट्रक्चरल चेंज की है विद द रिटर्न परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड और कल को लैंडलॉर्ड इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल कर देगा तो वो इजेक्टमेंट पिटीशन खारिज हो जाएगी। और अगर आपने टेनेंसी एग्रीमेंट में लिख दिया कैसे डील करे इसका स्ट्रक्चरल चेंज करते रहो, तो फिर इसके ऊपर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल नहीं हो सकती। पर्पस वाला ये नहीं है, पर्पस वाला देखिए स्ट्रक्चरल चेंज करने से पर्पस डिफरेंट नहीं होगा। देखिए ऐसे होता नहीं, फिर वही बात हो जाए तो हो जाए, ऐसे होता नहीं है। लेकिन अगर इतनी खुली इजाजत दे दी है तो फिर कल को भुगतोगे, वो तो कुछ भी वहां पर बनाना चाहे बना सकते हैं। नहीं, वो बेचने की तो खैर बात नहीं है उसमें, जिस मर्जी पर्पस के लिए वो यूज करें। कमर्शियल शॉप के अंदर कोई भी लीगल बिजनेस करे, आप टेनेंट को ये नहीं प्रमाण कर सकते कि मैं तुम्हें दुकान किराए पर दे रहा हूं, तुमने मोबाइल शॉप ही खोल दी। तो वो अगर वो उसमें नहीं लिखा हुआ तो वो जजमेंट पिटीशन फाइल कर सकता, और वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो रफा यामा के लिए बनाया, या तो वहां लिखा होगा कि रफा यामा के लिए कोई काम करेगा तो फिर खैर नहीं, जब चाहे नहीं कर सकता। या तो वायलेशन हो रही हो, किराया ना मिल रहा हो, न्यूसेंस हो, किसी और पर्पस के लिए किया है, रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है, या कोई डिफॉल्ट हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है, प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, फिर ही कर सकते। हाँ, देखिए मैंने तो बोल दिया जी कि अगर रेंट एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है और वो दुनिया का बेहतरीन टेनेंट था, न्यूसेंस भी नहीं करता था, पर्पस भी उसी पर्पस के लिए यूज कर रहा था, नेक था, नमाजी था, परहेजगार था, तजुद था, सब कुछ था, उसको फिर भी निकाला जा सकता। नहीं, अगर एक्सपायर नहीं हुआ तो ये लॉ पर्सनल नीड के ऊपर इजेक्टमेंट नहीं करवा सकता। लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने जाती बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है। देखिए भाई,
रेंट रजिस्ट्रार साहब मैंने खुद बिजनेस करना है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो रजिस्ट्रार साहब कहेंगे कि भाई ये प्रोविजन इसमें है ही नहीं, इसमें तो लिखा ही नहीं हुआ कि अगर तुम अपना जाती बिजनेस करना चाहते हो तो फिर निकलवा सकते हो। तुम कब निकलवा सकते हो? डिफॉल्ट वन, रिपेयर, वो क्या सेक्शन 13 की जो भी चीज है, ये सर जो आपके सामने वो मंथ अगर दे भी दे ना तो फिर भी जरूरी नहीं है। वो इसलिए कि अगर लॉ ने कहा है कि ये ग्राउंड्स हैं तो फिर वो बेशक खाली है। ये अभी आगे देखते हैं। जी वो आप उसके अंदर क्लेम करेंगे। डैमेजेस नहीं कह रहा, डैमेज के जी कंपनसेशन, डैमेजेस इज समथिंग एल्स। वो तो फिर 50 रुपए के पीछे आप करोड़ रुपया भी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आप फिर जो भी आपके पैसे लगे हैं आप वो क्लेम करें। अच्छा एक मिनट ये सवाल, ये आपने जो ये सवाल पूछा ना, ये उसमें आ गया प्रीएम्बल में कनेक्टेड मैटर्स। देखिए इसलिए स्कोप वाइडर हो गया, कोई भी मसला है कनेक्टेड मैटर्स। लेकिन वो एक्शन लेते भी है ना, वो अलग एक्शन है, उसका रेंट से ताल्लुक नहीं है। वो लेंगे, वो सोसाइटी के दफ्तर में कर दें, वो एग्री में कर दें कि कमर्शियलाइजेशन फीस पे करें, उसका इस लॉ से कोई ताल्लुक नहीं जी। हाँ बिल्कुल कनेक्टेड मैटर्स, उसमें यही तो लिखा है। कोई भी मसला है तुम जाओ फाइल करो एप्लीकेशन, स्पेशल जज रेंट के पास जो टेनेंट को तो कह दिया उन्होंने। हाँ लेकिन वहां पर क्योंकि उसका राइट तो था, नोटिस उसने नहीं दिया, वो फिर कहता रहेगा मैंने नोटिस दिया, मैंने ये किया, ये भी मैटर ऑफ फैक्टर्स। मेरा ख्याल है ऐसी चीज के पीछे भागना जो रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। अब विजिट हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कोई फटा नहीं हुआ, वो कहे नहीं जी मैंने तो अब जाना है उधर, वायलेशन हो गई है, इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा। तो ऐसे लिटिगेशन से हमने तो बचना ही है। चले आगे चलते हैं, टाइम भी थोड़ा ये। ग्राउंड्स फॉर एविक्शन। अब ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के ऊपर बेदखल किया जा सकता है? सबसे पहली मेन ग्राउंड जो इससे पहले एक और लॉ था उसमें नहीं थी, उसमें तो जो टेनेंट आकर बैठ जाता था तो जब तक डिफॉल्ट ना हो, कोई वजह ना हो, पर्सनल नीड ना हो, वो निकल नहीं पाता था। अब उन्होंने कह दिया है आपने 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट लिखा है, 11 महीने खत्म, निकलो। टेनेंसी पीरियड हैज एक्सपायर्ड, यू कैन फाइल इजेक्टमेंट पिटीशन। फिर दूसरा डिफॉल्ट, किराया नहीं देगा, लैंडलॉर्ड कैन फाइल इजेक्टमेंट पिटीशन। फिर माजिद, फिर आ गया प्री वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन इन सेक्शन 13। सेक्शन 13 जो भी हमने पढ़ा है कि टेनेंट ने क्या क्या कुछ करना है, अगर उसकी वायलेशन होती है, अगर उसकी वायलेशन होती है तो फिर भी इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की जा सकती है। यूज फॉर एनी अदर पर्पस, घर के लिए लिया, किसी और मकसद के लिए यूज किया, फिर भी बात उसमें इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हो सकती है। सबलेट कर दिया, शिकमी किराएदारी, फिर भी इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हो सकती है। ठीक है, ये दो पोर्शन कवर हो गए। एक पोर्शन क्रिएशन ऑफ टेनेंसी और दूसरा ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। अब तीसरा पोर्शन आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल एंड प्रोसीजर। सेक्शन 16 कहता है The government shall establish a rent tribunal in a district or any area as it may deem necessary. A rent tribunal shall consist of one or more special judges rent to be appointed by the government in consultation with the Lahore High Court. अब लाहौर में या पूरे पंजाब में जितने भी स्पेशल जजेस रेंट हैं वो बेसिकली कौन है? कोई बता सकते हैं? वो सिविल जजेस हैं। उन्हीं सिविल जजेस को एक अथॉरिटी दी गई है कि वो बतौर स्पेशल जजेस रेंट काम करें।
A rent tribunal shall consist of one or more special judges. तो जजेस तो काफी ज्यादा हैं, तो हर ट्रिब्यूनल जो है अलग अलग सारे बैठे हुए हैं। स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल, जो साथ वाली कोर्ट में बैठे हैं स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल। ठीक है, सब्जेक्ट टू दिस एक्ट द लाहौर हाई कोर्ट में पावर सिविल जज, वही बात आ गई, और जुडिशियल ऑफिसर कि वो स्पेशल जज रेंट के तौर पर काम कर सके। ये आपने खुद इस बात का जवाब दे दिया। चले अब हम अहम बात की तरफ आते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फाइल होगी। फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, एप्लीकेशन कौन कौन फाइल कर सकता है? कौन कौन कर सकता है? लैंडलॉर्ड भी कर सकता है और टेनेंट भी कर सकता है। An application in respect of a rented premises shall be filed in the rent tribunal of the area or district. तो rent tribunal में एप्लीकेशन फाइल होगी। कौन सी एप्लीकेशन? Connected matters, relationship of landlord and tenant, dispute between landlord and tenant की कोई भी एप्लीकेशन है, इन दोनों में से किसी ने भी फाइल करनी है, कहाँ होगी? स्पेशल जज रेंट के पास। अच्छा, if an application is filed under subsection 1, the administrative special judge of the area or the district may take cognizance of the case or entrust the same to any other special judge rent. अब एडमिनिस्ट्रेटिव जज कौन है? जैसे यहाँ पर सीनियर सिविल जजेस बैठे हुए, आप फाइल करते हैं उनके पास और ऊपर लिखते हैं सीनियर सिविल जज, एडमिनिस्ट्रेटिव जज, वो फिर आगे किसी और स्पेशल जज, अगर लाहौर में 15 बैठे हैं तो उनमें से किसी एक के पास वो मार्क कर देंगे, एंट्रस्ट कर देंगे। एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। अब एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? ये जो एप्लीकेशन जिसका भी हमने जिक्र किया है, ये एप्लीकेशन टेनेंट ने फाइल की है या स्पेशल या लैंडलॉर्ड ने फाइल की है? किसने फाइल की है? अभी जिस एप्लीकेशन की बात की है, पीछे हमने पढ़ा है एन एप्लीकेशन। इसका मतलब है कोई भी एप्लीकेशन जो बेशक लैंडलॉर्ड फाइल कर रहा है या बेशक टेनेंट फाइल कर रहा है, वो एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? इट शैल कंटेन अ कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। जो भी हकायक हैं उनको प्रिसाइज, कंसाइज, टू द पॉइंट वो लिख दे, 4, 5, 6 पैराग्राफ की फॉर्म में लिख दे। फिर जो रिलीफ क्लेम करना चाह रहे हैं वो हम क्या कहते हैं, हेडिंग कौन सी देते हैं? रिलीफ क्लेम जो करते हैं उसके ऊपर कौन सी हेडिंग देते हैं? प्रेयर। प्रेयर लिख दें और फिर एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की रसीद लगा दें, वो लिस्ट लगा दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ आपकी पोजेशन में है जो आपने कोर्ट में प्रेजेंट करनी है। ये तो वो एप्लीकेशन है जो चाहे टेनेंट दे रहा है चाहे लैंडलॉर्ड दे रहा है, कोई भी एप्लीकेशन सवाए इजेक्टमेंट पिटीशन। अगर लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल की है लेकिन वो इजेक्टमेंट पिटीशन की नहीं है तो वो इसी फॉर्म में होगी जो सब क्लॉज 3 की लिखी है। अगर टेनेंट ने फाइल की है, कोई एमेनिटीज मुनक़ता कर दी गई है, बिजली मुनक़ता कर दी गई, उसने कोई एप्लीकेशन फाइल की है तो वो एप्लीकेशन किस फॉर्म में होगी? सबसेक्शन 3 के तहत। लेकिन अगर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की है तो उसका क्या फॉर्मेट होगा? If the application is for eviction of a tenant, the landlord shall submit his affidavit and affidavits of not more than 2 witnesses along with the eviction application. अगर बेदखली की दरखास्त फाइल की है, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की है, तो ना सिर्फ वो अपना बयान हल्फी साथ लगाएगा बल्कि मैक्सिमम 2 और गवाहान के बयान हल्फी भी साथ लगाएगा। तो जो हमने पहले एप्लीकेशन पढ़ी, क्या उसमें बयान हल्फी गवाहान के लगाने की जरूरत है? नहीं। अगर रिजेक्टमेंट पिटीशन है तो फिर बयान हल्फी लगाने की जरूरत है? फिर है। कौन कौन लगाएगा? पिटीशनर अपना भी लगाएगा और एक या एक से ज्यादा मैक्सिमम 2 गवाह के एफिडेविट भी लगाएगा। ये हो गया फॉर्म। फिर आ गया अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस। नोटिस जाता है टेनेंट को या लैंडलॉर्ड को, लैंडलॉर्ड ने इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की, टेनेंट नहीं आया, क्या होना चाहिए? तो हमें पता है, सीपीसी ने भी बताया हुआ क्या होता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती है। तो इसमें भी एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स होती है और एक्स पार्टी ऑर्डर इसमें भी होता है। अच्छा, अगर एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाए, इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई है, एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है टेनेंट के खिलाफ,
टेनेंट को पता चलता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर मेरे खिलाफ हो गया है, तो क्या टेनेंट अपील फाइल करेगा? एक्स पार्टी ऑर्डर को सेट असाइड करने के लिए स्पेशल जज रेंट के पास ही एप्लीकेशन फाइल करेगा। और अगर लैंडलॉर्ड ने इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की है और वो उसमें पेश ही नहीं होता, हाजिर ही नहीं लगवाता, तो क्या हो जाएगा? डीएनपी, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अब ये प्रोसीजर मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा कि ये सारी वही है जो सीपीसी ने भी प्रोसीजर बताया है, वही प्रोसीजर यहाँ पे टॉप किया गया है कि अगर रेस्पोंडेंट इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की लैंडलॉर्ड ने, उसमें रेस्पोंडेंट कौन होगा? कौन होगा रेस्पोंडेंट? रेस्पोंडेंट कौन होता है किसी एप्लीकेशन में? जिस शख्स के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल की जाती है वो शख्स रेस्पोंडेंट है। अगर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल की जाती है तो इजेक्टमेंट पिटीशन में रेस्पोंडेंट कौन होगा? टेनेंट होगा। तो टेनेंट अगर नहीं पेश होता एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स, फिर एक्स पार्टी ऑर्डर, टेनेंट को पता चलता है, वो क्या करेगा? एक्स पार्टी सेट असाइड करने की एप्लीकेशन फाइल करेगा। अगर लैंडलॉर्ड ने एप्लीकेशन फाइल किया, पेश नहीं होता, तो एप्लीकेशन डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन। अभी आगे चलो, यही है लीव टू कॉन्टेस्ट। लीव टू कॉन्टेस्ट किसने फाइल करनी है? रेस्पोंडेंट ने। A tribunal shall not allow a respondent to defend the application unless he obtains leave to contest. अगर किसी के खिलाफ, किसी टेनेंट के खिलाफ बेदखली की दरखास्त फाइल हुई है, उसको नोटिस गया है और वो कोर्ट में पेश होता है, तो कोर्ट क्या कहेगी उसे? अपना रिटर्न जवाब लेकर आओ, यही कहेगी ना, रिटर्न रिप्लाई लेकर आओ। लेकिन रेंट मैटर्स में ये नहीं कहा जाता, कहा जाता है लीव टू कॉन्टेस्ट लेकर आओ। तो आपने अगर कोई रिटर्न रिप्लाई बनाया होता, फॉर एग्जांपल आप टेनेंट के बिहाफ पर थे, आपने रिटर्न रिप्लाई बना दिया, ऊपर हेडिंग दी होगी रिटर्न रिप्लाई, कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा लीव टू कॉन्टेस्ट लेकर आओ। अब आपका अब मैं लीव टू कॉन्टेस्ट कहां से बनाऊं? परेशान होने की जरूरत नहीं, हेडिंग चेंज करके ऊपर लीव टू कॉन्टेस्ट लिख तो लीव टू कॉन्टेस्ट बन जाएगी। वो इसलिए कि इसी लॉ ने ये कहा है कि लीव टू कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट रिप्लाई जैसा ही होगा। लेकिन अहम बात है, लीव टू कॉन्टेस्ट कब फाइल करनी है? जब आप पहली दफा रेंट स्पेशल जज ट्रिब्यूनल के पास पेश हो गए और जज साहब ने आपको मौका दे दिया कि लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करनी है। फॉर एग्जांपल आज क्या तारीख है? 2 तारीख है। 2 तारीख को टेनेंट रेस्पोंडेंट इजेक्टमेंट पिटीशन में फाइल हो गया, पेश हो गया इजेक्टमेंट पिटीशन में, और जज साहब ने डेट डाल दी 30 अगस्त। आप लीव टू कॉन्टेस्ट कब फाइल करेंगे? 30 अगस्त को। 30 अगस्त को ही फाइल करेंगे ना, नेक्स्ट डेट जो भी आएगी बता दीजिए, 30 अगस्त को फाइल करेंगे। अगर आपने नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 30 अगस्त है और 30 अगस्त को आपने लीव टू कॉन्टेस्ट कोर्ट में जाकर फाइल की, तो आपकी लीव टू कॉन्टेस्ट टाइम बार हो चुकी होगी। मैं वही कह रहा हूं कि वो 10 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है। कोर्ट बेशक 6 महीने की डेट डाल दे, कोर्ट 20 दिन की डेट डाल दे, आपने लीव टू कॉन्टेस्ट 10 दिन के अंदर ही सबमिट करवानी है। आपने नेक्स्ट डेट का वेट नहीं करना। फिर अब वैसे अमूमन डेट 10 दिन के अंदर अंदर ही होती है, लेकिन किसी वजह से तो आप ये ना समझिएगा क्योंकि मुझे 10 दिन से ज्यादा की डेट मिल गई है तो इसकी वजह से शायद मुझे कोई रिलीफ मिल जाएगा। ऐसी सूरत में क्या होगा? आप 10 दिन के अंदर अंदर, डेट 30 अगस्त है, आज आप पेश हुए, 2 अगस्त को पेश हो गए और जैसा हमने आपको कहा कि अब आप लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल करें, नेक्स्ट डेट है 30 अगस्त, आपने 10 दिन के अंदर अंदर कोर्ट में जाना है, लीव टू कॉन्टेस्ट कोर्ट में जैसा आपको देनी है। अब जैसा क्या कहेंगे आपको, भाई केस को आज करना ही हुआ, तो आप कहेंगे कि सर मेरे लिए जरूरी है लीव टू कॉन्टेस्ट 10 दिन में फाइल करना, अगर मैं नहीं फाइल करता तो ये टाइम बार हो जाएगी। जैसा आप कहते हैं, हाँ ये आप ठीक कह रहे हैं। वो फिर आपके लीव टू कॉन्टेस्ट में क्या लिखेंगे ऊपर कॉर्नर पर, हमारा मिसल मोड़का 30 अगस्त को पेश हो गई। वो अहमद क्या करेगा, उस लीव टू कॉन्टेस्ट को फाइल का हिस्सा बना देगा। उस पर फाइल की बहुत कौन सी तारीख की लगेगी, जिस दिन आपने कोर्ट में जाकर सबमिट की, वो आपकी टाइम बार नहीं होगी। तो ये बात ज़हन में रखनी है
कि लीव टू कॉन्टेस्ट हमेशा 10 दिन के अंदर अंदर फाइल होती है। अच्छा, लीव टू कॉन्टेस्ट का फॉर्मेट होता है रिटर्न रिप्लाई। लीव टू कॉन्टेस्ट की दो ही फेट हो सकती हैं, या तो लीव टू कॉन्टेस्ट रिजेक्ट होगी या लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट होगी, ग्रांटेड होगी। मेरे साथ है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही? एक इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई टेनेंट के खिलाफ, टेनेंट पेश हो गया, जज साहब ने कहा कि लीव टू कॉन्टेस्ट लेकर आओ, उसने लीव टू कॉन्टेस्ट दे दी। अब प्रोसीडिंग्स क्या होगी? लीव टू कॉन्टेस्ट के ऊपर बहस होगी। अब जब भी किसी एप्लीकेशन के ऊपर बहस होती है, या तो वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है। अब लीव टू कॉन्टेस्ट फाइल की है टेनेंट ने, एंड लीव टू कॉन्टेस्ट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ रिटर्न रिप्लाई। अब बहस होगी लीव टू कॉन्टेस्ट के ऊपर, इसका मतलब है फेट डिसाइड होनी है लीव टू कॉन्टेस्ट की। तो लीव टू कॉन्टेस्ट या क्या होगी, या एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। अब मुझे हाथ खड़ा करके बताइएगा, अगर लीव टू कॉन्टेस्ट रिजेक्ट हो जाए तो इजेक्टमेंट पिटीशन का क्या बनेगा? यस, अगर लीव टू कॉन्टेस्ट जैसा हमने रिजेक्ट कर दी है तो उसी ऑर्डर में लिखेंगे कि हियर बाय इजेक्टमेंट पिटीशन इज, इसका मतलब लीव टू कॉन्टेस्ट खारिज होने का मतलब है कि टेनेंट ने आकर जो प्ली ली थी उसकी प्ली रिजेक्टेड, और क्या एक्सेप्टेड? इजेक्टमेंट पिटीशन। लेकिन हो सकता है लीव टू कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाए। अगर लीव टू कॉन्टेस्ट में उसने लिखा था मैं तो टेनेंट हुई नहीं, और रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है, रसीद भी नहीं है, तो आंखें बंद करके लैंडलॉर्ड की बात को माना नहीं जा सकता। तो जैसा क्या कहेंगे, जैसा कहेंगे लीव टू कॉन्टेस्ट इज ग्रांटेड और मैटर इज फर्दर एडजर्न फॉर एविडेंस। अब ये साबित किया जाए, यहां पर एक इशू फ्रेम कर दिया जाएगा। इशू समझते हैं ना? इशू क्या फ्रेम होगा? वेदर रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एग्जिस्ट बिटवीन दी पार्टीज। फिर इस पर दोनों पार्टीज एविडेंस लेकर आएंगे। ये जारी बात है, फिर दोनों ने अपनी अपनी एविडेंस देनी है, इसमें वो भी देगा। फिर ऑनेस्ट टू प्रूफ आपको पता है किस तरीके से शिफ्ट होता रहता है। कानूनी शहादत की वो जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे। चले जी, ये हो गया। आगे चलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होती है। अगर अभी आपको मैंने शुरू में बताया था, अगर इजेक्टमेंट पिटीशन है तो उसके साथ आपने 2 बयान हल्फी लगाने थे गवाहान के, और 1 बयान हल्फी लगाना था जो पिटीशनर है। तो कोर्ट ने कहना है कि यही आपके बयान हल्फी एग्जामिनेशन इन चीफ कंसिडर किए जा सकते हैं। या अगर पहले कोई बयान हल्फी नहीं दिए तो सिविल कोर्ट में क्या होता है, आपने देखा कमीशन बैठे होते हैं, आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, जुबानी बोलते जाते हैं, कमीशन या प्रिजाइडिंग ऑफिसर शहादत लिखते जाते हैं। फैमिली कोर्ट में क्या होता है, एफिडेविट दे दिए जाते हैं। तो रेंट ट्रिब्यूनल में भी क्या होता है, एफिडेविट सबमिट कर दिए जाते हैं। फिर एफिडेविट जब सबमिट अगर आप नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल लैंडलॉर्ड को कोर्ट ने कहा कि तुम अपना केस साबर करने के लिए एविडेंस लाओ, मसलन एफिडेविट लेकर आओ, वो 1 मौका ले लेता है, 2 मौके ले लेता है। क्या उसको मौके पर मौके दिए जाए? कितने मौके देने चाहिए उसको? तो 3, 4, 5, 6। लॉ ने कहा है कि 2 मौके। अब अनफॉर्चुनेटली इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया गया। यहां पता क्या होता है, मौका दिया गया, फिर आखिरी मौका दिया गया, फिर हतमी कतई आखिरी मौका दिया गया, फिर हतमी कतई आखिरी मौका जुर्माने के साथ दिया गया। अच्छा, फिर जैसा छुट्टी पर चले जाते हैं और फिर दोबारा से मौके मिलना शुरू हो जाते हैं। तो लॉ कहता है सिर्फ 2 मौके। और अगर किसी शख्स ने एफिडेविट दे दिया है, जब एक पार्टी एफिडेविट देगी तो दूसरी पार्टी क्या करेगी? क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी। तो उनको भी इजाजत नहीं दी गई कि तुम भी आंखें बंद करके क्रॉस एग्जामिनेशन के मौके लेते रहो, कोई ना कोई वजह बतानी है। लॉ ने कहा सफिशिएंट कॉज। लॉ कहता है कि अगर कोई शख्स क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहा तो वो कोर्ट को बताएगा कि क्या सफिशिएंट कॉज है कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर पा रहा। यहां पर आपको सफिशिएंट कॉज और रीजनेबल कॉज का पता होना चाहिए। रीजनेबल कॉज जरा कम ग्रेव नेचर की होती है, सफिशिएंट कॉज कोई वाकई ही कोई कॉज। रीजनेबल कॉज भाई कोई रीजनेबल कॉज बता दो तो एक साल हाईकोर्ट में बारिश हो रही है, नहीं। सफिशिएंट कॉज कोई वजह बताओ
क्या हो गया, एक्सीडेंट, खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमारी हो गई, कुछ इस तरह के इनएविटेबल सर्कमस्टांसेस, ये सफिशिएंट कॉज है। अच्छा, स्पेशल जज रेंट ट्रिब्यूनल कोई ना कोई ऑर्डर पास करते होंगे। ऑर्डर्स कितनी नौयत के होते हैं? कुछ होते हैं जो फाइनल ऑर्डर होते हैं, कुछ होते हैं जिनको इंटरम ऑर्डर कहा जाता है, जो बीच बीच में होते हैं। क्या इंटरम ऑर्डर्स के खिलाफ अपील हो सकती है इस लॉ के तहत? नहीं, अपील सिर्फ लाई करती है फाइनल ऑर्डर के खिलाफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर इजेक्टमेंट पिटीशन फाइल हुई और इजेक्टमेंट पिटीशन रिजेक्ट हो गई, किसकी फेवर में हुआ ये ऑर्डर? इजेक्टमेंट पिटीशन रिजेक्ट हो गई, टेनेंट की फेवर में हुआ, तो अपील कौन फाइल कर सकता है? लैंडलॉर्ड अपील फाइल कर सकता है। कहां जाएगी अपील? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट जज ने भी अपील फाइल कर दी। अब क्या करेंगे? सेकंड अपील फाइल करेंगे। नो, कहां से आई आवाज? अच्छा, आप ध्यान, कोई और आंसर बताइए। आपने जजमेंट पिटीशन फाइल की लैंडलॉर्ड की तरफ से, जजमेंट पिटीशन खारिज हो गई, आपने डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील फाइल की, डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील भी खारिज कर दी। मेरा क्वेश्चन है, रिवीजन फाइल करेंगे, सेकंड अपील फाइल करेंगे, क्या फाइल करेंगे, रिव्यू फाइल करेंगे और कहां फाइल करेंगे? चलें, इन सब में से कुछ भी नहीं फाइल करेंगे, रिट फाइल करेंगे हाई कोर्ट। और अगर रिट भी खारिज हो जाए तो जो यहां बार बार डिस्कस होता रहे कि हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर करे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप ऊपर CPLA फाइल कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर